सेक्स वर्किंग इंडस्ट्री, जो दुनिया का सबसे पुराना प्रोफेशन है, उसे आज भी इंडिया में टैबू माना जाता है, यानी समाज से अलग। और इसके बारे में बात करना भी हमारे समाज पर गलत माना जाता है। लेकिन इस इंडस्ट्री का इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि ये पूरा मार्केट श्रीलंका के कुल जीडीपी का 2.5 गुना है। इंडिया का लिटरेसी रेट 77% है, लेकिन फिर भी इस बिलियन डॉलर इंडस्ट्री के बारे में बात करने पर भी लोग हिचकिचाते हैं। आज हम बात करेंगे इसी इंडस्ट्री की हिस्ट्री, इंडिया में सेक्स वर्कर की कंडीशन और क्या इसे इंडिया में लीगल करना चाहिए, इनसे जुड़े कुछ सवालों पर। फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जिज्ञान में। इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन प्राचीन काल से चलता आ रहा है। उस समय एक नगर वधू हुआ करती थी, जो काफ़ी कंपटीशन के बाद एक वुमेन को पूरे सिटी के लिए चुना जाता था और सिटी के सभी मैन उसका डांस देखने जाया करते थे और वहाँ के राजा उस वुमेन के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते थे और बदले में राजा उसका पालन पोषण करते थे। सेम चीज़ मुगल काल में हरम और तवायफ के नाम से फेमस हुई, मगर इस मॉडर्न वर्ल्ड में ये कोठे के नाम से फेमस है, जिसकी शुरुआत होती है 16 एंड 17 सेंचुरी में, जब मर्चेंट्स जापान से अपने साथ जैपनीज लड़कियों को गोवा लाते थे, जिन्हें स्लेव्स की तरह काम कराया जाता था। उस समय गोवा पोर्टुगीज कॉलोनी हुआ करती थी। यहाँ पर ज़्यादातर जैपनीज लड़कियाँ कम एज की होती थी। वहीं पर इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन के लिए दूसरे देश की वुमेन्स को भी लाया जाता था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो उन्होंने अपने सोल्जर्स की सेक्सुअल डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए कोठे बनवाए, जिसमें वह अपने साथ लाई यूरोपियन लड़कियों को रखते थे, जिसे उन्होंने रेड लाइट एरियाज का नाम दिया। और 18 सेंचुरी तक ये कोठा कल्चर पूरे इंडिया में फैल गया। लेकिन कुछ समय बाद ब्रिटिश अथॉरिटीज़ इंडिया के कुछ छोटे इलाके की लड़कियों को भी भर्ती करने लगे, जिसके लिए वह उन्हें पैसे देते थे। इन सबको सिस्टमेटिक तरीके से चलाने के लिए 1864 में कंटेनमेंट एक्ट ऑफ 1864 बनाया। इस एक्ट के चलते हर मिलिट्री बेस के पास एक कोठा बनवाया गया। इसमें करीब 15 वुमेन्स होती थी, जिन्हें चकला कहा जाता था, और उसमें से एक कोठा किसी एक रेजिमेंट को दे दिया जाता था। लेकिन ब्रिटिशर्स के चले जाने के बाद इन्हें बुरी नज़र से देखा जाने लगा और इन्हें कोई भी लीगलिटी नहीं मिली। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के तहत सेक्स वर्क को लीगल प्रोफेशन माना जा सकता है और इन वर्कर्स को भी राइट टू लाइफ और राइट टू डिग्निटी प्रोवाइड कराता है। लेकिन इसके बावजूद हमारा संविधान भी इन्हें इनके राइट नहीं दिलवा पाता। इंडियन मूवीज में दिखाया जाता है कि इन वुमेन्स को जबरदस्ती इन कामों में फंसाया जाता है। लेकिन इंडियन एक्सक्लूजन रिपोर्ट 2019 के तहत 68% वुमेन ये प्रोफेशन खुद ही चुनती हैं, क्योंकि उनका सोशल बैकग्राउंड बहुत ही ख़राब होता है और उनके पास इतनी एजुकेशन नहीं होती कि वह कोई दूसरा काम कर सके। सेक्स वर्कर्स लोगों के वायलेंस और पुलिस के परेशान की वजह से अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं। इस कारण किसी भी गवर्नमेंट डाटा में सेक्स वर्कर्स का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। इन लोगों का ना ही आधार कार्ड बना होता है और ना ही पैन कार्ड, और ना ही ये किसी भी बैंक में अपना अकाउंट खोल पाते, जिस कारण इन तक ज़्यादातर वेलफेयर स्कीम नहीं पहुँच पाती और अपने आप को ये लोग डेली बेस लेबर के रूप में रिप्रेजेंट करती हैं। इन वर्कर्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। इसमें HIV सबसे ज़्यादा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डाटा के हिसाब से ग्लोबली सेक्स वर्कर्स बाकी वुमेन्स के मुकाबले HIV से इन्फेक्टेड होने के चांस 13.4% ज़्यादा होता है। एशिया में 30% से ज़्यादा सेक्स वर्कर्स HIV के साथ जी रहे हैं। हॉस्पिटल्स में भी इन लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मना कर दिया जाता है। इन्हीं खराब वेलफेयर स्कीम की वजह से इनके बीच HIV स्प्रेड होना कॉमन है। इंडिया में सेक्स वर्कर्स को ना ही लीगल राइट्स मिला और ना ही समाज में इसे अपनाया। इन सब के बदले इन वर्कर्स को पुलिस परेशान करती है और इन्हें जेल में डालने की धमकी तक दी जाती है। देश की सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि इंडिया में इस इंडस्ट्री से जुड़ी वुमेन्स के राइट्स का शोषण किया गया है। हमारे देश में 110 से ज़्यादा रेड लाइट एरियाज हैं और रोज़ 5 लाख से ज़्यादा लोग सेक्स वर्कर के कांटेक्ट में आते हैं। इंडिया में अनऑफिशियली 6 से 10 मिलियन सेक्स वर्कर्स मौजूद हैं, जिस वजह से इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट अनऑर्गेनाइज्ड कमर्शियल सेक्स इंडस्ट्री है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो भी बेहद पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।